नमस्कार। फाइनल पोस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ही विधानसभा चुनाव जो उत्तराखंड में हो रहे हैं उसमें करीब 59 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम जो है बीजेपी द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है। ये वो उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर काफ़ी मंथन के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों पे अभी जो मंथन चल रहा है और उसमें निर्णय लेना अभी बाकी है। इसी तरह जो आप पार्टी है उसने भी 51 अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अभी बाकी लोगों का उम्मीदवार तय होना अभी बाकी है। यही नहीं, आप पार्टी का घोषणा पत्र, जैसा कि आप पार्टी के प्रवक्ता द्वारा बताया गया, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बार के जो चुनाव हैं वो लोक लुभावन वादों पर और विकास के कार्यों को लेकर किया जा रहा है। जहां तक विपक्षी पार्टियों की बात है तो वे अपने लोक लुभावन वादों की वजह से चर्चा में हैं। जैसे कि आप पार्टी इसमें सबसे आगे है। हाल ही में उसके द्वारा कई लोक लुभावने वादे किए गए उत्तराखंड में, जिसमें से एक दो प्रमुख वादों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, जिसमें मेन दिल्ली के तर्ज पे 300 यूनिट बिजली फ्री देना और खासकर जो उत्तराखंड के जो नागरिक हैं वहां पर बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 5,000 रुपये प्रति माह नागरिकों को जो बेरोजगार हैं उनको देना। यह वादा अचूक अस्त्र की तरह आपके लिए काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने पूरे दमखम के साथ तैयारी में लगी हुई है। हरीश रावत जो कि काफ़ी पेशोपश में है, हाल ही में कहते हैं सभी जो उम्मीदवार हैं वह मौके की ताक में रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे मौके जिन्हें वो भुनाने की कोशिश करते हैं वह उन पर भारी पड़ जाते हैं। इसी का एक ज्वलंत उदाहरण है हरक सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड से आते हैं और हाल ही में कांग्रेस के साथ उनके मीटिंग्स को लेकर बीजेपी पार्टी द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि वे अपनी बहू के लिए टिकट मांगने के लिए दबाव बना रहे थे बीजेपी पे, इसलिए उनको निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हरक सिंह रावत जी के लिए ये है कि उन्होंने इतने अपशब्द बोले हैं कांग्रेस के बारे में और उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह का व्यवहार रखा कांग्रेस के प्रति कि 2016 में कांग्रेस में टूट का कारण कहीं ना कहीं उन्हीं को माना जा रहा है, हरक सिंह रावत को। इसीलिए पार्टी उन्हें किसी भी शर्त पर लेने को तैयार नहीं है। अब यह देखा जा रहा है कि शायद वे कांग्रेस अध्यक्ष और वहाँ के जो स्थानीय जो प्रमुख नेता हैं जैसे हरीश रावत जी, उनसे अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या पार्टी उनको अपने साथ ले लेगी, और अगर लेगी तो क्या उनको चुनाव में भागीदार बनाएगी, क्या उन्हें कहीं से उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो यह देखना होगा कि अभी तक का जो है उनकी जो सफलता जो उन्होंने प्राप्त की थी, क्या वो सफलता अब बिल्कुल असफलता में बदलने वाली है, क्या उनका राजनीतिक कैरियर पे ग्रहण लग गया है। लेकिन जहां तक अन्य विपक्षी पार्टी द्वारा यह माना जा रहा है कि उनके बहू को टिकट न देने के कारण वे भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पे दबाव बना रहे थे, जिनकी वजह से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदारों के टिकट काट दिए गए बीजेपी की तरफ से। उसमें ज्वलंत उदाहरण जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन बीजेपी ने उनका 6 साल के लिए निष्कासित। तो कहीं ना कहीं जहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ती है वहीं पर इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो खंडूरी जी की पुत्री रितु खंडूरी, उसका भी टिकट काट दिया गया। ऐसे बहुत से जो विधानसभा के सदस्य हैं
उनके टिकट काट दिए गए और कहीं ना कहीं वे बागी तेवर दिखा रहे हैं। देहरादून के दावेदार वीर सिंह द्वारा बागी तेवर दिखाना और बाद में यह कहना कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और जो कर्णप्रयाग के मुखैनी जी हैं उनका बगावत पे उतर आना और ये कहना कि कर्णप्रयाग से मैं अकेले जो है अब चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय आऊँगा। तो यह कई चीज़ें हैं जिनको देखते हुए यह लगता है कि बीजेपी की राह आसान नहीं है। जहां आप पार्टी टक्कर दे रही है, वहीं कांग्रेस भी अपनी स्थिति को सुधारने में लगी हुई है। जहां तक आप पार्टी की बात है, इन्होंने एक सैनिक अधिकारी को वहां का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बीजेपी और विपक्षी पार्टियों में जमीन आसमान का आज की डेट में अंतर ये है कि जिस तरह विधानसभा में 70 सीटें हैं, उसमें 57 सीटें बीजेपी जीत के आई और उन्होंने वहाँ पर सरकार बनाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी जो है विधानसभा में थे और वहाँ के क्षेत्र कई 57 क्षेत्रों से विधायक भी रहे। तो उनको आज अगर यह मंथन करना पड़ रहा है कि किस विधायक ने क्या काम किया या उसके जनता की रायशुमारी में उनको कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों को देखते हुए और नए ऐसे कैंडिडेट्स को भी मौका देने की कोशिश की जा रही है जिनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। इसमें एक ज्वलंत उदाहरण है, जैसे सिंगर जुबिन नौटियाल के फादर को भी अभी वहाँ से विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो वहाँ से डोईवाला से 3 बार लड़े और वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, अस्वस्थ होने के कारण उनके द्वारा जो है चुनाव नहीं लड़ना, तो वहाँ भी किस तरह के कैंडिडेट को उतारा जाएगा, यह भी बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि वे 2017 में 4 साल के ही मुख्यमंत्री रहे। 21 से लेकर 22 के बीच में 2 और मुख्यमंत्री बदले गए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए 5 साल में, किंतु फिर भी उसका जो नैरेटिव है उसको पुष्कर धामी को लाकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको जो है एक उस नैरेटिव को ख़त्म करने की कोशिश की है। यही नहीं, जो इन्होंने एक सैनिक का सम्मान करते हुए जनरल विपिन रावत, जो CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ सर्विसेज, विपिन रावत के भाई विजय रावत जो कि सेवानिवृत्त कर्नल हैं, उनको भी टिकट देकर कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड है वह सैनिक बहुल प्रदेश है, यानी कि वहाँ पर तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में एक का व्यक्ति सेना में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने, बीजेपी ने सेना के प्रति अपनी राष्ट्रीयता की भावना को भी उजागर करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं CDS जनरल विपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके भाई को मौका देकर अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। बीजेपी ने 59 लोगों कैंडिडेट्स का घोषणा कर दी है। तो अब देखना ये है कि वहाँ विधानसभा चुनाव में मुख्य पार्टी कौन सी है। विधानसभा चुनाव में जो उत्तराखंड की स्थिति है वह कहीं ना कहीं आप पार्टी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रही है। अब यह कहना मुश्किल है या ये जो है इसका अनुमान तो है अभी इसे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि रुझान कुछ और दिखते हैं और सीटें कुछ और आती हैं। हमने कई बार देखा है कि आदमी चुनाव जीतते जीतते रह जाता है। 2017 में हमने आप पार्टी का पंजाब में यही स्थिति देखी। तो हम इस चीज़ पे अभी निर्णय नहीं ले सकते कि आने वाले समय में उत्तराखंड में बीजेपी शासन में आएगी, सत्ता में आएगी, या आप पार्टी आएगी या कांग्रेस आएगी, क्योंकि आने वाले समय में अभी बहुत सारे करवट लेने बाकी हैं और बहुत सारे जो राजनीतिक जो हथकंडे अपनाने बाकी हैं इन राजनीतिक दलों द्वारा। तो
इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस पार्टी का प्रभाव या कौन सी पार्टी जनमानस में अपनी छवि छोड़ने में कामयाब होती है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो लोक लुभावन वादों का पिटारा हो। किसके पिटारे से क्या निकलता है यह आने वाला समय बताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल कुमार मिश्रा, दिल्ली से नमस्कार।